बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़बरों के फ्रंट पे जो है वो रावलपिंडी से लेके तो मशरक़ वस्ता तक एक आग लगी हुई है। रावलपिंडी में पीटीआई के कारकुन निकले हुए हैं। पुलिस ने उनके लीडर्स और कारकुनों की पकड़ दकड़ जारी रखी हुई है। रेंजर्स और पुलिस तैयार है और किसी भी वक्त मुजाहिरीन और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के दरमियान तसादम जो है वो हो सकता है, उसका ख़दशा है। और लोग ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी ख़ास तौर पे लियाकत बाग के इलाके में अवाम ही अवाम है हर तरफ। और जो उनके लीडर्स हैं, जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनके साथ जो थे लोग वो जा रहे थे। H13 से उनको गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करके उनको फिर छोड़ दिया गया और उनको पिंडी जाने से मना किया गया और उनसे कहा कि आप वापस जाएं और वापस जा सकते हैं। अगर आप दोबारा पिंडी जाने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ ख़बरें ये हैं कि अपना पूरा एक काफ़िला जो है वो सरकारी ख़र्चे पे लेके KPK के वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब भी वो रावलपिंडी पहुंच चुके हैं और वो भी मुजाहरे में शरीक हैं। ये सूरत हाल है। PTI ने बारहा जो है वो दरख्वास्तें दी हर जगह पे कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना है। उन्होंने रावलपिंडी में जलसे के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन बिलाखिर इमरान खान साहब ने कहा कि आप दरख्वास्त हम वापस ले रहे हैं और मुजाहरा करेंगे। हमारे जो वर्कर्स हैं वो रावलपिंडी में एहतजाज करेंगे। जो हुकूमत ने उनके साथ सलूक रवा कर रखा है और उसके साथ साथ जो हुकूमत है वो तुली हुई है कि उनके पास अभी तक जो हैं वो 2/3 अक्सरियत नहीं जमा कर पाए। मौलाना साहब ने अभी तक उनकी दौड़ें लगवाई हुई हैं कि एक बात पे वो कहते हैं कि हम साथ हैं, फिर वो कहते हैं कि हम साथ नहीं हैं। उसमें देखने में ये आया है कि जो हुकूमत है, जो वज़ीर कानून हैं, उन तक के पास उस तरमीम का मुसवदा नहीं है जिसके लिए हुकूमत के तमाम वज़रा एक के बाद दूसरा ये क्लेम कर रहा है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो अपना जो फ़ैसला, जो मेजॉरिटी फ़ैसला दिया था, जो आने वाले चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 11 अरकान जो हैं, जो फाजिल जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि जो सीटें PTI की बनती हैं, खा उनके जो कैंडिडेट हैं वो आज़ाद जीते हैं या जिस तरह से भी जीते हैं, तो उनको दी जाएं और उनको वो देनी पड़ेंगी हुकूमत को। लेकिन हुकूमत इस वक्त तक कभी तरमीम का सहारा ले रही है, कभी वो ये उसमें वजाहत मांगते हैं। बारहा उसमें वजाहत भी दी जा चुकी है। 70 सफ़ों का जो है वो एक फ़ैसला भी आ गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो लिखा है और उसके बाद जजेस कमेटी में से जस्टिस मुनीब को हटा दिया गया। उस पर एहतजाज किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने। उसके जवाब में को 11 नुकात पेश कर दिए हैं जनाब फ़ायज़ ईसा साहब ने, जिन्होंने ये कहा है कि उन्होंने बावजूद जो सीनियर जज हैं उसको कमेटी से हटाया है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना है कि वो उस वक्त तक उस कमेटी पे नहीं बैठेंगे जब तक कि उन सीनियर मोस्ट जज को वापस बहाल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से एक सूरत हाल बनी हुई है। इसमें अगर आप एक आम आदमी की नज़र से देखें तो साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक ही मसला है कि जो जिस कुर्सी पे आके बैठता है वो कहता है कि मैं कब्र तक जाने से पहले इसी कुर्सी पे बराजमान रहूं। ये आप पिछले अदवार में देख लें, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हों, सिविल जो हुक्मरान हों या जुडिशरी के जो लीडर्स हैं वो हों। तो अब इस वक्त भी मसला ये है कि 1 महीने से कम जो है वो वक्त रह गया है फ़ायज़ ईसा साहब की टर्म पूरी होने का, और जो प्रैक्टिस चली आ रही है कि सीनियर मोस्ट जज जो है, चीफ़ जस्टिस जब रिटायर होते हैं तो सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका जितना भी टेन्योर बाकी है उस अरसे के लिए आपके सामने है। थोड़े वक्त की चीफ़ जस्टिसशिप करके गए हैं बहुत सारे रीसेंट पास्ट में भी जजेस। तो उस वक्त इसमें अब फ़ायज़ ईसा साहब को रिटायर होने में क्या मसला है और जस्टिस मंसूर अली शाह को क्यों हुकूमत नहीं आना देना चाह रही। ये मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, इनका भी ये पुराना वतीरा है कि
पाकिस्तान में आइन का हर कोई जो है वो शोर मचाता है। अब आप सुन रहे हैं हर वजीर जो जो उनके मशीर हैं वजीर आज़म के, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, किसी का नाम लें तो वो यही बात करते हैं, आइन जो है, आइन का हमने पासदारी करनी है। तो आइन में तो ये लिखा हुआ है कि अदलिया आज़ाद होगी, मुकन्नना जो है या लेजिस्लेचर या जिसको पार्लियामेंट आप कहते हैं वो बालादस्त होगी। लेकिन बालादस्ती का मतलब ये नहीं है कि जो वो स्याह और सफ़ेद वो अगर आइन के ख़िलाफ़ आइन पास करेंगे, कोई कानून पास करेंगे, कोई अमेंडमेंट पास करेंगे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ही बताएगी। अब जाके आपको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? इसी वजह से पड़ रही है कि आप अपनी मर्ज़ी से आइन को मोल्ड करना चाहते हैं। जिधर आपको फेवर कर रहा हो आइन, उधर तो आप आइन को बहुत सपोर्ट करते हैं, और जहाँ पे आपके बस से बाहर होती है बात या आपके ख़िलाफ़ जा रही होती है, उस वक्त आप परवेज़ मुशर्रफ साहब भी ये कहते थे कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम कोई सदारती निज़ाम नहीं लेके आ रहे। जब उनसे ये पूछा गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2/3 अक्सरियत चाहिए आइन में तरमीम करने के लिए, तो आपने क्यों ये एक फ़र्द वाहिद ने, सदर ने कैसे कर दी या चीफ एग्जेक्टिव ने कैसे कर दी? तो उस वक्त वो कहते थे कि वो बहुत ज़रूरी था और सुप्रीम कोर्ट ने हमें उसकी इजाज़त दे दी या उसकी तौसीक कर दी। तो ये तो कोई तरीका नहीं है आइन पे अमल करने का, या ये किस तरह से आप आइन के ऊपर अमल करते हैं कि जो आपके मतलब की चीज़ है वो तो आइन पे आप चल रहे हैं, जब आइन ही आपके ख़िलाफ़ आपको रोकता है कुछ करने से। आइन के अंदर लिखा हुआ है वाज़े कि आप कोई ऐसा कानून, पार्लियामेंट खा बालादस्त है लेकिन ऐसा कोई कानून पास नहीं करेगी जो कि आइन की अपनी ही रूह से मुतसादम हो। ऐसा कोई कानून भी पास नहीं किया जाएगा जो सिंपल मेजॉरिटी से आप पास करते हैं कि वो जो आइन की और कानून की रूह से मुतसादम हो, जो कुरान और सुन्नत के मुतसादम हो, जो उनके मुताबिक ना जाता हो। तो अब यहाँ पे ये तो आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक चीफ जस्टिस जो हैं वो जो आपके हक में हैं उनको आप एक्सटेंड करें, उनको आप 5 साल का टेन्योर दे दें, उनसे आप शुरू कर दें, और आप एक लॉ पास करके नया, अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आता है तो एक नया कानून पास करके आप कह दें कि इसके मुताबिक जो पहले से फ़ैसला आ चुका है इस कानून के पास होने से, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो ये इस वक्त का जो स्टांस है, जिसके ऊपर पिटीशन भी लेके चला गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बजाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल करे, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। हालांकि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक आइनी इदारा है और वो आज़ाद है, इसीलिए तो वो जो है वो इलेक्शन कमीशन के तौर पे वहाँ पे मौजूद है कि उसने लेवल प्लेइंग फील्ड देना है इलेक्शन के लिए तमाम पार्टीज़ को। तो वो भी वो नहीं मुहैया कर सके फरवरी इलेक्शन से पहले। इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के यही चीफ जस्टिस साहब जो हैं, इसी वजह से, यही वजह है कि इनके खिलाफ जो है वो नाजेबा किस्म की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि इन्होंने एक धौंस से और एक ज़्यादती से काम लिया कि उनका जो बनता था इंतखाबी निशान वो उनको नहीं दिया, इंतखाबी निशान नहीं दिया, उसके बावजूद उनके जो आज़ाद की हैसियत में जीत गए। तो अब ये कहते हैं कि जो आज़ाद जीते हैं वो दोबारा वापस पार्टी का डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। 39 उनके जो हैं वो पीटीआई के मानते हैं, 41 जो हैं उनको नहीं मान रहे। ये कहाँ का कानून है और ये कहाँ की जमहूरियत है? तो इन्हीं वजूहात की वजह से 70 सफ़ों का जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में, कि उसमें उन्होंने यही कहा है कि एक वाज़े बात है, आप कान इधर से जाके पकड़ रहे हैं तो सीधा क्यों नहीं पकड़ते कि ये पीटीआई के लोग हैं और ये पीटीआई से जीते हैं। और पीटीआई अगर एक पार्टी जिसका जो उसका अगर पार्टी इलेक्शन अगर फ़र्ज़ करें नहीं भी हुआ तो वो पार्टी आइनी तौर पे एक पार्टी है, सियासी पार्टी है, और आप उसका ये हक नहीं छीन सकते। अगर आप किसी सियासी पार्टी का ये हक छीनेंगे कि वो पार्टी नहीं है और उसको पार्टी नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब यही है कि वो जो मंसूर अली शाह साहब के फैसले में आया है कि आप वोटर को जो फंडामेंटल राइट है वो भी आइन के मुताबिक आइन उसको देता है कि हर शहरी को हक हासिल है कि वो जिसको मुनासिब समझे उसको वोट दें। कल तक तो नवाज शरीफ साहब बहुत शोर मचाते थे वोट को इज्जत दो,
अब वो वोट की इज्जत जो है वो कहाँ चली गई? अब उस वोट की इज्जत को आप लेट डाउन करने के लिए पूरी एक आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं, और उस आईनी तरमीम के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है 2/3 मेजॉरिटी की, वो भी आपके पास मौजूद नहीं है। तो ये किस तरह की आप आइन को जो है वो इज्जत दे रहे हैं? इसके साथ साथ IMF की तरफ से अगर एक अच्छी खबर आ रही है तो एक उसके साथ बुरी खबर भी है। 7 अरब का उन्होंने $7 अरब का प्रोग्राम तो आपको दे दिया, 25वां ये प्रोग्राम है। हर प्रोग्राम में यही मसला है, हर लोन में यही मसला रहा कि पाकिस्तान ने जो रिफॉर्म्स कमिट की थी वो नहीं कर सके, जहाँ पे उन्होंने वो पैसे लगाने थे वो नहीं लगा सके। अब तो माशाल्लाह गुंजाइश ही नहीं है, जो पैसे आए हैं वो सारे के सारे कर्जों की वापसी में चले जाएंगे। और इसीलिए IMF आपको साथ ये भी कह रहा है, एक उन्होंने शुनीद ये भी खुशखबरी दी है कि पाकिस्तान में महंगाई मज़ीद कम होने की तवक्को है और बेरोज़गारी भी मामूली उसमें कमी की तवक्को है। लेकिन उसके साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आप जो NFC दिया हुआ है आपने उसको रिवर्स करें। अब यहाँ पे आके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी इस्टेब्लिशमेंट ने ड्यूटी लगाई हुई है कि आप ये आईनी तरमीम पास करवाएं, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो आर्मी चीफ हैं उनका टेन्योर भी 5 साल, चीफ जस्टिस का टेन्योर भी 5 साल, और 65-60 से वो 5 साल का टेन्योर करें, और उसके बाद जब वो 5 साल पूरे हो जाए तो उनको 3 साल की मजीद एक्सटेंशन दी जाए, यानी कि 68 की एज तक आप जो है अपनी कुर्सी के साथ लटके रहें, और नीचे से जो लोग आ रहे हैं उनको बिल्कुल मौका दें, वो जुडिशरी में हो, आर्मी में हो, जहाँ भी हो। तो ये अगर आप आर्मी और जुडिशरी में करेंगे तो फिर ब्यूरोक्रेसी में भी लामहला यही वाला सिस्टम चल जाएगा। तो जो लोग 60 पे रिटायर हो रहे हैं वो 68 तक जो है वो सरकारी खर्चे पे मौजे करेंगे, और जो नीचे से लोग आ रहे हैं इस आस पे हर जो है वो कोर्स कर रहे हैं, हर चीज़ में वो अपना परफॉर्मेंस में ACRs लेके आ रहे हैं, वहाँ पे आप क्या दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन। लेकिन जो NFC वाला मामला है उसके ऊपर हम आपको इतला दे रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का हनीमून है ये भी ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि NFC का कारनामा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, और उसके बाद से पाकिस्तान पार्टी जिसको चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था वो अब सिर्फ और सिर्फ सिंध काबू में करके बैठी हुई है, और साथ उन्होंने अपने हम ख्यालों को मिला के बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई हुई है। लेकिन वो मुकम्मल तौर पे इस्टेब्लिशमेंट क्या जो इशारों पे चल रही है, हत्ता कि जो ये तरमीम की बात है ये भी आपके सामने है कि बिलावल भुट्टो साहब के पास पूरा ड्राफ्ट है, उसके अलावा किसी के पास नहीं है। तो जब कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं बलूचिस्तान से, उनके JUIF के, उन्होंने कहा कि आप हमें दिखाएं, आप इसको पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पूरी दुनिया में कानून बनने का, आईनी तरमीम का यही तरीकाकार है, आप उसको पहले पब्लिक करते हैं, उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, पब्लिक डिबेट होती है, पार्लियामेंट के बाहर भी डिबेट होती है, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है, उसके बाद आप कन्विंस करते हैं 2/3 मेजॉरिटी को, और उनको जो उसको आप वोट करते हैं। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने बंदे पूरे कर लिए हैं, ख्वाजा आसफ साहब हमारे पास नंबर पूरे हैं, राना सनाउल्लाह हमारे पास नंबर पूरे हैं, एहसन इकबाल साहब हमारे पास अंदर नंबर पूरे हैं, तारड़ साहब हमारे पास नंबर पूरे हैं। तो पता चला रात 12 बजे के नंबर बिलाखिर पूरे नहीं हैं, मौलाना साहब तक कन्विंस नहीं हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी पूरी तरह से उसके ऊपर कन्विंस नहीं है। अब जब IMF के कहने पे आप NFC वाला भी अमेंडमेंट उसमें डालेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लामहला इससे पीछे हट जाएगी। वो किसी सूरत इसके अभी तक जो अलंबरदार बने हुए हैं आईनी तरमीम के, वो भी इससे पीछे हट जाएंगे, और ये तरमीम जो है ये बिल्कुल पास होने वाली नहीं है। और हुकूमत को चाहिए कि बारहा वही प्रैक्टिस ना दोहराएं जो वो पहले भी बारहा कर चुके हैं, कि सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान की जुडिशरी हुकूमत के मुतहत होनी चाहिए, या उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले देने चाहिए, या हमारे जो मुखालफ हैं जिस तरह PTI है उनको हम बिल्कुल नहीं मानते। तो यहाँ पे जमहूरी तरीक़ाकार ये है कि आप कोई मिडल ग्राउंड ढूंढें, जो कौमी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर आप जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको रिन्यू करें, उसमें PTI को भी साथ लेके आएँ, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस लेके आएँ। अगर आप आईनी तरमीम करना चाहते हैं
तो उसमें PTI का जो बनता है वो उनको दें। इस तरह से आप ना आईनी तरमीम पास कर सकते हैं और ना ही हुकूमत आगे चला सकते हैं। बेशक आपको IMF का प्रोग्राम मिल गया है, लेकिन प्रोग्राम की जो शराइत हैं वो पहले से भी ज़्यादा सख्त हैं। तमाम अखबारात भरे पड़े हैं इसी के ऊपर, अदारियों से और मज़ामीन लोगों ने लिखे हुए हैं, एनालिसिस लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने जो शराइत मान ली हैं वो नहीं कर पाएंगे और एक दफ़ा फिर इनको झटका लगेगा, क्योंकि IMF को ये कंसर्न नहीं है कि अवाम को चीज़ें किस तरह महंगी मिल रही हैं। उनको एक ही कंसर्न है कि पाकिस्तान जो है उनकी एक्सटर्नल पेमेंट्स, उसमें कर्जे भी हैं, उसमें इंपोर्ट्स की पेमेंट्स भी हैं, वो होती रहें। उसके अलावा उनको आपका अवाम का कोई दर्द नहीं है। इसीलिए आप टोटल IMF के ऊपर बगलें बजाना बंद करें। आपने बड़ी अच्छी तकरीर की नेशनल जो UN की जनरल असम्बली के अंदर, लेकिन इन तकारीर से जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो नहीं बदलती। आप जमहूरी हक मुजाहरे का PTI को नहीं दे पा रहे, आप डरे हुए हैं, आप खौफजदा हैं। तो इस तरह से ये निज़ाम आगे नहीं चलने वाला। ये इसको जमहूरी निज़ाम नहीं कहते। आप खुदारा होश के नाखुन अब तो लें। अब पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है। चाइनीज़ आपको आके बता चुके हैं कि आप जब तक इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है, रिफ्ट जो है, जो आप रस्साकशी लगाई हुई है, उसको बंद नहीं करेंगे, सियासी इस्तेहकाम होगा तो आपकी मईशत में इस्तेहकाम आएगा और वो तरक्की करेगी और फिर ही आपको सरमायाकारी भी मिलेगी, फिर ही आप एक्सपोर्टेबल सरप्लस प्रोड्यूस करने के काबिल होंगे। तो सरमायाकारी की सूरत हाल जो आप बहुत शादियाने बजा रहे थे कि हमने PIA तैयार कर लिया है, उसको भी आपको 1 महीना मुअख्खर करना पड़ा है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। अब ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं मशरक़ वुस्ता के ऊपर। वहाँ पे बहुत बड़ा एक जुल्म किया है इसराइल ने कि जैसे उन्होंने पहले ईरान के अंदर हमला करके इस्माइल हानिया को शहीद किया था, अब हसन नसरुल्लाह जो हैं इसके हिजबुल्लाह के सरबराह हैं, उनको भी शहीद कर दिया है। गुज़श्ता शाम तक ये इतलात थी कि वो बच गए हैं, उनको टारगेट किया गया है। बंकर बस्टर जो मिज़ाइल है वो उन्होंने दागे हैं एयर स्ट्राइक के ज़रिए। तो लेकिन आज हिजबुल्लाह ने कंफर्म कर दिया है दोपहर के बाद कि वो शहीद हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इसके साथ ही साथ जो UN के अंदर स्पीच की है, उसने कहा है कि हम हिजबुल्लाह को ख़त्म करने तक जंग जारी रखेंगे। ये हम अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि हमें तेहरान से, ईरान से ख़तरा है और हम उनके ख़िलाफ़ अपने दिफा की तैयारियां कर रहे हैं। ये जो लाख से के करीब बंदा उन्होंने शहीद कर दिया फ़लस्तीन में, और अब यहाँ पे लेबनान में शुरू हैं बैरूत के ऊपर हमला, ये जो गुज़श्ता शाम हुआ है, तो इससे साफ ज़ाहिर आ रहा है कि वो लेबनान और फ़लस्तीन दोनों को मलियामेट करना चाहते हैं। और मुस्लिम दुनिया जो खामोश तमाशाई बनी बैठी है, सिर्फ तकारीर और उसके ऊपर है। ईरान की तरफ से ये आ रहा है कि हम एक जो रीजनल और आलमी अमन की खातर रिटेलिएट नहीं कर रहे, लेकिन हम इसराइल को सज़ा ज़रूर देंगे। ये ना हो जाए कि ये जो सज़ा है ये बहुत लेट हो जाए और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी हो। फिल वक्त जो है वो यमनी हौसी जो हैं वो भी हमला कर रहे हैं अमरीकी जहाज़ों के ऊपर। उन्होंने दावा किया है कि 3 जो अमरीकी जहाज़ हैं उनके ऊपर हमले किए हैं, उनको नुकसान पहुंचाया है। और लबनान से हिजबुल्लाह ने भी राकेटों की बारिश की है इसराइल के ऊपर और उसमें बहुत सारी जगहों पे आग लगी है। जानी नुकसान और माली नुकसान तो इसराइल बाहर नहीं आने देता, लेकिन अब ये एक कोई जंग तो नहीं है, वो एक ग्रुप है सिर्फ हिजबुल्लाह, और ये एक पूरी मिलिट्री है दुनिया की मानी। इसमें जब तक कोई मिलिट्री उसको जवाब नहीं देगी, इसराइल जो है वो चुप रहने वाला नहीं है, वो सीज़ फायर पे आने वाला नहीं है। इसलिए उसको कहीं से कहीं जवाब आना पड़ेगा। अमेरिका ने बहरहाल ये कहा है कि उनका जो बैरूत के अंदर हमला इसराइल का है उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।